दोस्तों नमस्कार। आज के लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एसएसटी के तहत आज अपनी ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी की ये दूसरी क्लास है अपनी, जिसका टाइटल है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। ये ऐसा अपना चैप्टर है जिसको थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप में है, तो अगर इसको हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी से अपने ये समझ में आएगा। बाकी जो अपना मैटर बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक्स में, उसका भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। लेकिन उस चैप्टर के अंदर, जैसे इसके इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा अच्छे से आपके समझ में आएंगी। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, बोर्ड के माध्यम से भी समझा दूंगा और जो अपने बुक के अंदर जो मैटर है उसको भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है। देखो, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, जिनको हम कॉमन रूप से नहीं देख सकते हैं, कॉमन रूप से बच्चों को नहीं दिखा सकते, क्लास में नहीं दिखा सकते, उनके बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो अगर किसी वास्तविक वस्तु के किसी मॉडल के रूप में अगर हम उसको उसकी सेम हूबहू आकृति के रूप में अगर हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो वह मॉडल कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है। तो इसी प्रकार से जो ग्लोब है ये हमारे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा प्रतिरूप है? वास्तविक प्रतिरूप है, वास्तविक मॉडल है। उसकी जो आकृति है, जो उसका आकार है, उस हिसाब से एक छोटा रूप है समझने के उद्देश्य से। तो ग्लोब हो गया, यानी ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, मॉडल है। उसके बारे में हम बात करेंगे अक्ष की। देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये अपने समझ में अच्छे से आनी चाहिए कि अक्ष क्या होता है। अब देखो, हम ग्लोब के अंदर देखते हैं, ये ग्लोब है, ये इसका केंद्र है। अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो अक्ष क्या हो गया? अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा के सहारे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न बनेंगे साथ साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। अक्ष, पहला प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो ये अगर बिल्कुल सीधी लाइन होती, अगर इसके सहारे पृथ्वी अगर भ्रमण करती पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पृथ्वी का अक्ष बिल्कुल सीधा है, 1 डिग्री भी झुका हुआ नहीं है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष दोनों ध्रुवों को इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्ण रूप से नहीं होकर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ है, यानी ये कहलाएगा कक्षा तल। देखो, ये सारी चीजें स्पष्ट कर लेते हैं, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से अक्ष और कक्षा तल के बारे में। तो अक्ष के बारे में तो हो गया कि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक प्रश्न क्लियर हो गया, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। तो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरा प्रश्न बनता है, पृथ्वी अपने कक्षा तल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये पृथ्वी का कक्षा तल हो गया। अब इसके साथ में यहां से यहां तक का कोण हो गया पूरा 90 डिग्री का। कितने का हो गया? 90 का हो गया ये पूरा। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और प्रश्न दूसरा ये पूछ रहा है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल के साथ, ये पृथ्वी का कक्षा तल हो गया, ये इसके साथ में ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो 90 में से 23.5 माइनस कर दो, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। तो दो प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल सीधे नहीं होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके सहारे, इसके लिए के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व का घूर्णन करती है, दिन रात बनते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का ये कक्षा तल हो गया, इसके साथ में पृथ्वी का ये जो अक्ष है, ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? तो 90 में से 23.5 घटाएंगे, 66.5 डिग्री बचेगा। पृथ्वी अपने कक्षा तल के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दो चीजें अपनी स्पष्ट हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षांशों की। चलो इसको हम साफ कर लेते हैं। अक्षांशों की बात करेंगे अब। अक्षांश और देशांतर दोनों की हम अलग अलग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश। अक्षांश हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाने वाली ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी वास्तव में इन रेखाओं का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। स्पष्ट हो गई ये चीजें? अब देखिए, अक्षांश रेखाओं की पहली विशेषता हो गई कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। सबसे पहले हम संख्या की बात करेंगे, फिर विशेषताओं की बात करेंगे। संख्याओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं
अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। टोटल अक्षांश कितने हैं? 181। लेकिन अक्षांश 2% और पूछे जाते हैं, अक्षांश रेखाएं, और एक पूछा जाता है अक्षांश वृत्त। टोटल अक्षांशों की बात आएगी तो टोटल अक्षांश 181 है। ये जो भूमध्य रेखा, ये मुख्य अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको क्यों जानते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को दो भागों में यह मुख्य अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी के बीच की रेखा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब इसके उत्तर में टोटल 90 अक्षांश हैं और इसके दक्षिण में भी टोटल 90 अक्षांश है। तो 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस में एक हो गए 0 डिग्री अक्षांश, टोटल हो गया 181। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश, दक्षिण में 90 अक्षांश, 90 90 180 प्लस में एक 0 डिग्री अक्षांश, यानी 181 अक्षांश हो गए। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाएगी तो अक्षांश रेखाएं 179 आएंगी, क्योंकि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये रेखा नहीं है, ये एक बिंदु मात्र है उत्तरी ध्रुव के ऊपर, और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये भी एक बिंदु मात्र है दक्षिण ध्रुव के ऊपर। यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है, ये रेखाएं नहीं कह सकते, ये केवल एक बिंदु मात्र है, अक्षांश है, रेखा नहीं कहेंगे। और इसी प्रकार से इनको व्रत भी नहीं कहेंगे, व्रत भी 179 ही होंगे अक्षांश व्रत, क्योंकि ये दोनों बिंदु है, ये किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो दो चीज स्पष्ट हो गई। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो एक विशेषता हमने पढ़ ली कि भूमध्य रेखा की ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। डायरेक्शन कैसी है? पूर्व से पश्चिम, यानी ये ग्लोब के ऊपर क्षैतिज रूप से खींची जाती हैं। हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल, हिंदी में बोले तो क्षैतिज रूप से खींची जाती है पृथ्वी के धरातल के समानांतर, इस प्रकार से। ठीक है, दो विशेषताएं हो गई। एक, सभी अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त बनाती हैं, मतलब ये जो पूरी पृथ्वी का एक चक्कर 360 डिग्री का लगता है पूरा चक्कर, यानी कि आर पार ये एक रेखा होती है जो पूरी पृथ्वी के गोले के ग्लोब के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी ये पूर्ण वृत्त बनाती है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है, एक पूरा चक्कर पूरे ग्लोब के चारों ओर लगाती है। ठीक है, पूर्ण वृत्त बनाती है। इनकी लंबाई की बात करेंगे हम, इनके बीच की चौड़ाई की बात करेंगे हम। इनकी लंबाई की बात करेंगे तो इनकी लंबाई है वो भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा बीच में से उभरी हुई है यहाँ से पृथ्वी, तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। जबकि ऊपर वाली, ऊपर की ओर हम जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती हुई चली जाएगी, यानी इनके जो व्रत है ना उनका आकार है वो छोटा आकार होता हुआ चला जाएगा। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, व्रत तो सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत बनाती है, पूरे व्रत बनाती है। ठीक है, लेकिन व्रत सबसे बड़ा व्रत कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है? तो सबसे बड़ा व्रत है वो भूमध्य रेखा बनाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर लंबाई की बात की जाएगी तो दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती हुई चली जाएगी, उनके व्रत की जो लंबाई है वो कम होती हुई चली जाएगी, व्रत छोटे बनते हुए चले जाएंगे। अगर मध्य की दूरी की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब यह सारी विशेषताएं आ गई। अब हम एक बार फास्ट तरीके से अक्षांशों की विशेषता दोबारा देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। यह पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप से खींची जाती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ा व्रत बनाती है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण व्रत बनाती हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, लगभग 111 किलोमीटर। ये होगी अक्षांशों की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं। एक तो महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको, विषुवत रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है।
ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अपोजिट में यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा। ये दोनों रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस वजह से सूर्य है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में ही इसकी किरणें सूर्य पृथ्वी के ऊपर सीधी पड़ती हैं। इनसे ऊपर सूर्य की किरणें सीधी कभी भी नहीं जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कम से कम 2 बार सूर्य की किरणें वर्ष भर में सीधी पड़ती है। यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जैसे हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पढ़ने का विषय नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उसके बाद में इधर 21 जून और इधर 22 दिसंबर, यानी इस प्रकार से सूर्य की किरणें हैं वो ऊपर नीचे आती रहती हैं। सूर्य का प्रकाश है इन दोनों रेखाओं के बीच में सीधा पड़ता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दोनों चीजें हम साथ साथ, मुख्य कटिबंध भी और मुख्य अक्षांश रेखाएं भी, हम दोनों साथ साथ बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर हमेशा वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है, अधिक बारिश होती है। एक बात। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण, यहाँ पर सर्दी भी पड़ती है, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, दोनों मौसम आते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेकर अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। यानी ये भी शीतोष्ण कटिबंध, ये भी शीतोष्ण कटिबंध। ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और उत्तरी ध्रुव तक का ये जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध कहलाएगा। यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा साल भर तिरछी पड़ती हैं। 6 महीने उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिन होता है, 6 महीने रात होती है। उसी प्रकार से ये भी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से और दक्षिण ध्रुव तक का जो क्षेत्र है ये भी शीत कटिबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये कटिबंध, महत्वपूर्ण कटिबंध और महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे देशांतर की। बहुत दिनों बाद ये सिस्टम अपना चालू किया, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी तो आज जुगाड़ करके और आज सिस्टम चालू करने की कोशिश की है आपके लिए। चलो अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर, देशांतर उत्तर से दक्षिण, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं। एक बार हम देशांतर रेखाएं बना देते हैं, फिर हम इनको अच्छे से समझेंगे, इनकी विशेषताओं को। अक्षांशों से अपोजिट विशेषताएं आएंगी इसकी, आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं, यानी कि ये वर्टिकल खींची जाती हैं। एक विशेषता समझ में आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि देशांतरों की टोटल संख्या कौन सी है, कितनी है। ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। टोटल देशांतरों की हम बात करें तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। कितनी है? 360। अब 360 कैसे हुई वो देखो।
0 डिग्री देशांतर रेखा एक होगी, इसके पूर्व की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री देशांतर होंगे पूर्व की ओर, ठीक है। और इसके पश्चिम की ओर हम आएंगे तो भी 180 डिग्री देशांतर होंगे। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 180 प्लस 180 प्लस में 0 डिग्री देशांतर, टोटल हो गई है 361। लेकिन देशांतरों की कुल संख्या 360 है, 361 नहीं है। कैसे? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जो 180 डिग्री देशांतर वाली जो रेखा है वो, और इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिम देशांतर वाली रेखा, ये एक ही रेखा है, ये अलग अलग रेखा नहीं है। यानी 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम देशांतर नहीं कह सकते हम। 180 डिग्री देशांतर का नाम लेंगे तो हम केवल ये बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर। पूर्वी देशांतर भी वही है, पश्चिमी देशांतर भी वही है। और ये 180 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट में होती है। ये पर्सन एक आगे बनेगा, इसमें से मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप दिमाग में बैठा लो कि 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री देशांतर की है। पूर्वी पश्चिमी एक ही देशांतर है, इसलिए देशांतरों की कुल संख्या कितनी आएगी? 360। 361 नहीं आएगी, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, संख्या क्लियर होगी, अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर यानी दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं ग्लोब के ऊपर, ठीक है। इनकी लंबाई है वो समान होती है। अक्षांशों में हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, वृत्त छोटे बनते जाते हैं, जबकि इनकी सबकी लंबाई, देशांतरों की लंबाई है वो समान है। सभी देशांतर अर्धवृत्त बनाते हैं, पूर्ण वृत्त नहीं बनाते हैं। ग्लोब पर इधर से इधर तक है, बस पीछे की साइड अलग लाइन है, इसी वजह से 360 लाइनें हैं। तो अक्षांश रेखाएं हम पूर्ण वृत्त बनाती थी, ग्लोब के चारों ओर चक्कर लगाती थी एक ही लाइन, एक ही अक्षांश। जबकि देशांतर है वो केवल अर्धवृत्त बनाते हैं, सामने वाले भाग से और केवल नीचे वाले भाग तक। पीछे वाले भाग में ये लाइन नहीं है, इनकी अपोजिट लाइन आती है, दूसरी लाइन आती है। जैसे अभी मैंने बताया था 0 डिग्री अक्षांश है, उसके पीछे वो 180 डिग्री देशांतर आएगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सभी देशांतर है वो अर्धवृत्त बनाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो अब आपके समझ में आएगा कि कौन सी देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण की, यानी 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगी, दोनों लाइनें मिलकर। बाकी अकेली कोई भी लाइन है वो अर्धवृत्त बनाती है। ये चीज समझ में आ गई। बीच की दूरी है वो विषुवत रेखा के ऊपर सर्वाधिक होती है, यहाँ पर दूरी सर्वाधिक है देखो, और जैसे जो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आकर एक बिंदु के ऊपर मिल जाएगी उत्तरी ध्रुव के ऊपर, ठीक है। यानी भूमध्य रेखा के पास में देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती हुई जाएगी, जबकि अक्षांश के अंदर बीच की दूरी कम नहीं होती। अक्षांश से अपोजिट इसकी विशेषताएं हैं। बुक वाले जो अपना वीडियो है उसके अंदर मैं आपको फिर अच्छे से समझा दूंगा ये चीजें। तो ये विशेषता याद होगी, एक बार फिर फास्ट तरीके से एक बार विशेषता देख लो। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ऊर्ध्वाधर खींची जाती है ग्लोब के ऊपर, यानी वर्टिकल खींची जाती है, ठीक है। इनकी लंबाई है वो समान होती है, जबकि इनके बीच की दूरी असमान होती है, और इनके बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर होती है 111.31 किलोमीटर के आसपास है लगभग, यानी 111 किलोमीटर के आसपास ही मतलब मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई अपने देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक। यहाँ पे जैसे ऊपर और नीचे को जाएंगे तो कम होती हुई चली जाएगी, ये अर्धवृत्त बनाती है, पूर्ण वृत्त नहीं बनाती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब दो चीज और कि अक्षांशों का क्या महत्व है, देशांतरों का क्या महत्व है। अक्षांश है वो किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान से किसी स्थान की कोणीय दूरी के बारे में बताता है। जैसे यहाँ से कोई स्थान यहाँ पे पता चलेगा यहाँ से वो कितनी डिग्री ऊपर है, ये 0 डिग्री है, इससे 20 डिग्री पे है, 30 पे है, 40 पे, 50 पे है। किसी स्थान की स्थिति का पता चलता है हमें अक्षांशों से, कोणीय दूरी का, कि भाई वो यहाँ से 30 डिग्री पे है, 45 पे है, 60 पे है, 90 पे है, यहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है। जबकि जो देशांतर है उनसे समय का निर्धारण किया जाता है, किसी स्थान का समय कितना है, वहां से उस स्थान का समय कितना आगे है, कितना पीछे है, इन सभी चीजों का निर्धारण है वो देशांतर के माध्यम से किया जाता है। तो ये चीज अपनी स्पष्ट हो गई कि अक्षांश और देशांतर दोनों की विशेषताएं और दोनों का जो महत्व है उन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अब हम महत्वपूर्ण बात करेंगे समय का निर्धारण कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा इसको आसानी से, थोड़ा आराम से इसको समझने की कोशिश करना। प्रधान यामोत्तर की बात करेंगे हम। प्रधान यामोत्तर, तो प्रधान यामोत्तर के बारे में हमने बात कर ली थी, फिर भी एक बार अब मैं आपको थोड़ा मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा।
विश्व का मानचित्र, उसके माध्यम से आप समय की गणना करना सीखेंगे। डायग्राम वगैरह मुझे ज्यादा बनाने आते नहीं है, कभी बनाए भी नहीं है, कभी विश्व का डायग्राम भी नहीं बनाया कभी, फिर भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि अपने को ये समझ में आ जाए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश की, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये यहाँ पर यूरोप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये मानचित्र हो गया अपना विश्व का मानचित्र, ठीक है। अब इसके अंदर प्रधान यमोत्तर कहाँ पे, प्रधान यमोत्तर ये वाली लाइन है, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये मान लेते हैं। ये हो गए प्रधान यमोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर हो गई, प्रधान यमोत्तर हो गई है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब यहाँ का मानक समय 12 बजे का माना जाता है, यहाँ पर 12 बज गए। अब यहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। अब चूंकि सूर्य उदय, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सूर्य उदय है वो पूर्व से होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी। ये 0 डिग्री अक्षांश और ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी 0 डिग्री देशांतर, और ये है 180 डिग्री देशांतर, ये भी 180 डिग्री देशांतर है। यानी इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये और ये लाइन आपस में मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी प्रकार कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये लाइन यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, एक ही बात है। दो डब्बे बना दिए हमने, एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये हो गया, आधा आधे डब्बे हो गए। अब सूर्योदय चूंकि यहाँ से होता है पूर्व दिशा से, इसलिए यहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, सबसे पहले दिन होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर समय आगे होगा हमेशा, इधर समय आगे होगा। जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे, पूर्व से पश्चिम में, तो समय पीछे होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जब सूर्य सीधा चमकेगा तभी तो समय आगे बढ़ेगा। तो इधर पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, यहाँ पर समय आगे होता है, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो समय पीछे होता हुआ चला जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। हम दो बात करेंगे यहाँ पर, एक तो समय की और एक तिथि की, दोनों चीज आज यहाँ पर क्लियर करेंगे, 10 मिनट का टाइम लगेगा अपना बस। तो ये चीज समझ में आ गई कि पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर समय है वो पीछे जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहले होता है, यहाँ समय आगे होता है, इधर समय पीछे होता है। तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद आप देखो, ये हमने दो डब्बे बना दिए, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब आप बताओ कि 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व दिशा में जाएंगे, ये पूर्व दिशा हो गई इधर, और ये हो गई पश्चिम दिशा। 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय बढ़ेगा या घटेगा? 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा में जाने पर समय हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इधर समय बढ़ता है, और अगर पश्चिम की ओर आएंगे तो समय घटेगा। कोई भी लाइन ले लो, 180 से मान लो, 0 से मान लो, यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, कहीं से भी मान लो आप, अगर उस लाइन से अगर हम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो समय में बढ़ोतरी होगी, और अगर उस लाइन से अगर हम पश्चिम दिशा में चलेंगे तो समय घटेगा। ये दिमाग में बैठा लो, अब चाहे वो किसी भी लाइन से पूछो। तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय में बढ़ोतरी होगी, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर समय कम होगा। अब 180 डिग्री देशांतर ले लो, 180 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होगा? बढ़ेगा। 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। अब चाहे ये 180 मान लो, इसको पार करोगे तो भी इस डब्बे में आ जाओगे, इसको 180 मान लो, इसको हम पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेंगे तो समय घटेगा, लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे तो समय बढ़ेगा। तो लाइन मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि उस लाइन से हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। पूर्व की ओर जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटेगा। ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए। तारे की गणना कैसे करें वो बाद में बताऊंगा, लेकिन तिथि और देख लो एक बार। ये तो समय हो गया, समय बढ़ेगा समय घटेगा, लेकिन तारीख भी एक दिन कम एक दिन ज्यादा होता है। तिथि है वो इस डब्बे के अंदर एक दिन आगे होता है, इस डब्बे के अंदर एक दिन पीछे होगा। वही बात है भाई, इधर सूर्योदय पहले होगा, इधर बाद होगा, तो इस लाइन को यानी ग्रीनविच लाइन को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन क्या होगा? प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम के अंदर, इस लाइन को इधर से, तो बीच में कॉल आ गई थी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो चलो हम बात कर रहे थे
तिथि की। तो हमने समय की बात कर ली थी, अब तिथि की बात करेंगे। तो तिथि का मैंने बताया कि दो डब्बे हैं, ये पूर्व वाला डब्बा, ये पश्चिम वाला डब्बा मान लो। तो पूर्व वाले डब्बे के अंदर जैसे हमने याद किया कि पूर्व की साइड में अगर हम जाएंगे तो समय है वो बढ़ता है, तो उस हिसाब से याद कर लो कि पूर्वी डब्बे के अंदर एक दिन आगे होता है और इस पश्चिमी डब्बे के अंदर एक दिन पीछे होता है। अब प्रश्न क्या पूछेंगे, प्रश्न ये पूछेंगे कि 0 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर क्या परिवर्तन होगा तिथि में, एक दिन बढ़ेगा। 0 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर क्या होगा, एक दिन घटेगा। पश्चिम की ओर इस डब्बे में अगर आएंगे तो एक दिन घटेगा, इसमें आएंगे तो बढ़ेगा, वो चाहे कहीं से भी हो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से भी पूछ सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन घटेगा इस डब्बे के अंदर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर क्या होगा, तो इस डब्बे में आ जाएंगे यानी एक दिन बढ़ेगा। तो किसी लाइन से पूछे, चाहे 0 डिग्री देशांतर से पूछे या फिर 180 डिग्री देशांतर से पूछे, पूर्वी वाले डब्बे के अंदर अगर हम आएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, इसमें आएंगे तो एक दिन घटेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि समय की गणना कैसे करते हैं। देखो स्पष्ट है कि पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है घूर्णन का 24 घंटे के अंदर। कितने में, 24 घंटे में। और हमने देशांतरों भी 360 ही माने हैं, यानी एक देशांतर को यानी पूरे 360 डिग्री यानी कि पूरे देशांतर को पार करने में, 360 देशांतर पार करने में 24 घंटे लगते हैं हमारी पृथ्वी को। तो एक घंटे के अंदर हमारी पृथ्वी कितने डिग्री को पार करेगी, एक घंटे के अंदर 15 डिग्री को। कितने डिग्री को, 15 डिग्री को। एक घंटा मतलब 60 मिनट मान लो, 60 मिनट के अंदर 15 डिग्री पार करेगी। तो एक डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। 15 चौकू 60। ये कैलकुलेशन याद करना है। कुछ प्रश्न तो इनमें से 3 में से पूछ सकते हैं कि पृथ्वी है वो एक घंटे के अंदर कितना डिग्री को पार करती है, 15 डिग्री को। एक डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, यानी एक डिग्री से दूसरी डिग्री पर 4 मिनट। अब इससे पहले हम दो फैक्ट क्लियर कर लेते हैं, एक तो मानक समय और एक स्थानीय समय। मानक समय वह समय होता है जो किसी भी देशांतर रेखा के ऊपर, किसी भी देशांतर रेखा के हिसाब से हम किसी स्थान का समय निर्धारित करते हैं, वो समय मानक समय कहलाएगा। जैसे 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से हम समय निर्धारण करते हैं। जैसे भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित कर रखा है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। यानी 82.5 डिग्री के ऊपर जब सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं तो भारत का मानक समय निर्धारित होता है 12 बजे का। 12 बजे बजते हैं, 12 बजे का टाइम पूरे देश की घड़ियों के अंदर बच जाता है। ये मानक समय हो गया जब किसी देशांतर रेखा के हिसाब से किसी स्थान विशेष का हम समय निर्धारित करते हैं। दूसरा स्थानीय समय है, जब किसी स्थान विशेष के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य बिल्कुल हमारे सर पर चमकता है, छाया नहीं बनती बिल्कुल भी, उसको हम वहां का स्थानीय समय कहेंगे कि भाई यहाँ पर 12 बजे है। ठीक है, ये अंतर है दोनों के अंदर। अब देखो समय का निर्धारण कैसे करते हैं, समय कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको दे देंगे कि इतने डिग्री देशांतर के ऊपर इतने बजे हैं, तो बताओ इतने डिग्री देशांतर के ऊपर क्या समय हुआ होगा। तो अपने को केवल ये करना है कि कौन सी, ये अपने को ये डब्बा बनाना है, उसके बाद में देखना है कि वो देशांतर रेखा उस लाइन से पूर्व की ओर पूछी गई है या पश्चिम की ओर पूछी गई है। जितनी पूर्व की ओर पूछी जाए उतने देशांतर को 4 से गुणा कर देंगे, उतना समय आगे बढ़ा देंगे। अगर कोई यहाँ पर कोई लाइन देकर और यहाँ का टाइम पूछ लिया तो सीधी सी बात है यहाँ से पश्चिम की ओर है तो यहाँ पर टाइम घटेगा, तो जितने डिग्री का अंतर है उतना को 4 से गुणा करके और उस टाइम को हम घटा देंगे, कम कर देंगे। ये फॉर्मूला है। जैसे भारत का मानक समय है, जैसे देख दिया कि 0 डिग्री देशांतर के ऊपर 12 बजे हैं, तो बताओ 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के ऊपर क्या टाइम हुआ होगा। तो 82.5 डिग्री, 0 से पूछा 82.5 पूर्व की ओर, ये पूर्व है इधर, तो इधर आने पर टाइम बढ़ेगा। कितने डिग्री आगे आए, 82.5 डिग्री को हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, मिनट बनाएंगे, घंटे बनाएंगे, 5.5 घंटे आएंगे। 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर, तो यहाँ पर 12 बजेंगे, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 5 घंटे जोड़ दो, 5.5 बजेंगे शाम के। ठीक है, अब देखो 2 एग्जाम्पल हम और देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम। 180 डिग्री देशांतर के ऊपर 1 बजा है दोपहर का, 1 PM, कितने पर, 180 डिग्री देशांतर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो बताओ 170 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी नहीं पश्चिमी देशांतर कर लेते हैं,
170 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा। पश्चिमी देशांतर, अब 170 डिग्री पश्चिम देशांतर कहाँ पे होगा, इधर 0, इधर चलेंगे तो पश्चिम होगा 1 2 3 4, 180 है तो इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर होगा 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब यहां से यहाँ का टाइम पूछा है कि 180 डिग्री देशांतर के ऊपर 1 बजे दोपहर का, तो 170 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा। तो यहां से और 170 तक हम वापस चलेंगे, कहां की ओर, पूर्व की ओर चलेंगे, और पूर्व की ओर चल रहे हैं तो टाइम क्या होगा, बढ़ता है। और कितने चले, 10 डिग्री चले हम, तो 1 डिग्री को 4 मिनट, तो 10 डिग्री को 40 मिनट, यानी 40 मिनट टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर 1 बजे तो यहाँ पर 1:40 का टाइम होगा। इस प्रकार से हम समय गणना कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एक अपनी क्लास आएगी, अपने बुक्स के माध्यम से मैं शेयर करूंगा, तो उसके माध्यम से आपके और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।